The very first topic at the beginning is here rate law. तो केमिकल काइनेटिक्स में जो पहला टॉपिक हमारे पास है वो है रेट लॉ। सबसे पहले बता दूं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में थोड़ा पार्ट, इंट्रो पार्ट। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या क्या डील करती है। नंबर 1 पॉइंट, ये डील करती है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहली बात जो केमिकल काइनेटिक्स डील करती है वो क्या करती है, रेट ऑफ रिएक्शन डील करती है, जिसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे, ROR से, रेट ऑफ रिएक्शन से। दूसरा जो डील करती है हमारे पास वो क्या करती है भाई, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। दो पार्ट इसके ऊपर भी ये स्टडी करता है, अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, एंड द थर्ड पार्ट इज इट डील विद द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। सो थर्ड पार्ट इट डील विद द मैकेनिज्म ऑफ द reaction, the pathway, the reaction with which it proceed. Okay, these are three aspects that are discussed in chemical kinetics. So the very first topic at the beginning of the stage is the one topic that is rate law. तो पहला टॉपिक जो हमारे पास सिलेबस में है वो है रेट लॉ। अब रेट लॉ हमारे पास क्या है, क्या इस रेट लॉ का दूसरा नाम हमारे पास है, येस ऑफ कोर्स इट इज कॉल्ड, आल्सो कॉल्ड रेट इक्वेशन। इसको हम रेट इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम अगर रेट इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं तो भाई हमारे पास यहाँ पे आपको समझना है कि दो प्रकार की रिएक्शंस हो सकती हैं। एक हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब वन स्टेप रिएक्शन होती है। तो पहले आपको बता दूँ, मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, तो अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो दो प्रकार की रिएक्शन हमारे पास, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रिएक्शन टाइप की, तो दो प्रकार की रिएक्शंस हैं। अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है, सीधा वो A से B बन रहा है, तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हमारे पास है। इस काइंड ऑफ रिएक्शन को बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन, जो सिंगल स्टेप में हो रही है हमारे पास, ठीक है। और अगर हमारे पास मान लो हम A से D बनाने जा रहे हैं, बट इसमें स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, A से D बनाने जा रहे हैं, स्टेप इन्वॉल्व होते हैं भी, पहले A से B बनेगा, फिर B से C बनेगा, फिर C से D बनेगा। मतलब जिसमें काफ़ी स्टेप्स हमारे पास हैं, हर स्टेप एलिमेंट्री स्टेप है, उसको बोलते हैं यहाँ पे इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये भी बोल सकते हैं हम दैट इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो पहली बात क्लियर आपको। अब हमारे पास चाहे एलिमेंट्री स्टेप हो, चाहे फिर मल्टी स्टेप हो, चाहे फिर मल्टी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमारे पास हो, तो उसमें रेट लॉ कैसे डिफाइन करें। सो रेट लॉ पहले है क्या भी, तो रेट लॉ क्या करता है, डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप, इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, एक तो डिस्कस करता है रेट ऑफ रिएक्शन के बाद साथ में, और किसके साथ में यहाँ पे यूजुअली रिएक्टेंट के साथ, एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समटाइम्स हो सकता है प्रोडक्ट हो, बट यूजुअली क्या होता है रिएक्टेंट के साथ। तो जब भी रिलेशनशिप प्रोवाइड होगा किसके बीच में, रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के बीच में, उसको बोलेंगे रेट लॉ। अब इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन लेते हैं हाइपोथेटिकल। सो लेट कंसिडर इक्वेशन A of A, B of B, they give us C of C plus they give of D of D. सो हमें एक इक्वेशन लिखी, हमारे पास हाइपोथेटिकल इक्वेशन हमारे पास है। इस हाइपोथेटिकल इक्वेशन की बात करते हैं, यहाँ पे हम रेट निकालते हैं। तो अगर रेट निकालें तो रेट हमारे पास दो प्रकार से यहाँ पे दिखा सकते हैं। रेट इज इक्वल टू K कांस्टेंट, A की पावर हमारे पास मोलर कांस्टेंट ऑफ A की पावर, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल a, वैसे ही मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट, उसकी पावर हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट B हमारे पास। अगर ये रेट आया तो जैसे ही हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं उनके जो स्टोइकोमेट्रिक वही रेज पावर एक्चुअल में है, तो वो आपकी एलिमेंट्री स्टेप होगा, और ये हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट होगा। तो अगर सेम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को रेज पावर रिएक्टेंट का किया जाए तो ये होगा आपका एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन, और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट होगा, यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेस किया जाएगा। बट व्हाट फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर सेम रिएक्शन अगर इफ कॉम्प्लेक्स स्टेप में प्रोसीड करें तो हमारे पास के होगा बेटा, यहाँ पे A की पावर, कुछ और पावर लगाते हैं अदर देन A, लाइक वी हैव यूज्ड अल्फा, और अदर देन B लाइक यूज बीटा। हो सकता है अल्फा और A बराबर हो, बीटा और B बराबर हो, बट हो सकता है बराबर ना हो। अगर ऐसा हमारे पास हुआ कि अगर जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हमारे पास यहाँ पे रेज पावर लगाए वो ओरिजिनल नहीं है, वो कुछ एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे डिटरमाइन करें, तो उसी को बोलेंगे यहाँ पे हम दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये हमारे पास होगा किसके लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। और यहाँ पे याद रखना, अगर हम सम ऑफ अल्फा बस बीटा करें इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दैट बिकम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो बनेगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
तो ये था रेट लॉ। तो दैट मीन्स अगर सिंपल सी बात की जाए, एलिमेंट्री रिएक्शन में जो हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी होती है, जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं बैलेंस स्टेट में, बैलेंस रिएक्शन में, वो ही हमारे पास आपका ऑर्डर होता है। बट ज़रूरी नहीं कि कॉम्प्लेक्स में वो हो या ना हो, मे और मे नॉट बी अ स्टेप। और जितने भी आपके हम कॉम्प्लेक्स स्टेशन में रेट निकालते हैं, ये हमारे पास ऑर्डर निकालते हैं, दिस इज एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, अंडरस्टैंड। तो ये आपको याद रखना सबसे पहले। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे सेकंड स्टेप जो हमारे पास सिलेबस में गिवन है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आते हैं कहाँ पे, सेकंड स्टेप पे, सेकंड टॉपिक पे जो है यहाँ पे, दैट वी हैव इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात में यहाँ पे करें तो भाई कुछ पॉइंट आपको याद रखने। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास होता क्या है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास अगर मैं आपको सिंपल बता दूं तो याद रखना सम ऑफ एक्चुअल स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है, रेज्ड पावर टू द molar concentration of reactants, understand, molar concentration of reactants as given in या as expressed in rate law, मतलब हमारे पास जो इक्वेशन थी हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बता दूँ या इसको मैं करके बता दूँ, देखो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यूज़ किया, ऐड किया है एक रिएक्शन के लिए रेट लॉ में, और अगर इन अल्फा प्लस बीटा को ऐड किया मैंने, यहाँ पे क्या आता है, ऑर्डर आता है। तो अब सेम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं, हमारे पास इसी रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं कि हमारे रिएक्शन थी हमारे पास ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी, और इसने दिया था हमारे पास क्या बेटा, सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर निकालूँ तो पहले रेट लॉ लगाते हैं, तो यूजिंग रेट लॉ, तो रेट इज़ इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, ए की पावर लेट से हम अल्फ़ा रखते हैं यहाँ पे, और बी की पावर रखते हैं बीटा रखते हैं। तो इस केस में अगर अल्फ़ा बीटा को ऐड करें, दोनों का सम करें, हमारे पास इनका सम करें, जो एक्चुअल में यहाँ पे स्टैटिक कोएफिशिएंट यूज़ हुए हैं उनका सम करें, तो सम करके किसका सम करें, जो रेज पावर उन्होंने यहाँ पे अप्लाई किए हैं वही हमें बताते हैं, क्या बताते हैं, ऑर्डर बताते हैं। तो इन दोनों का सम हमने कर दिया, ये होगा बेटा आपका क्या, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस बिकम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आपको ये समझ आ गया। दूसरी बात ये याद रखनी, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात रखनी, तो एक तो भाई हमारे पास ये होगी इसकी डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल है, थर्ड पॉइंट हमारे पास ये हो सकता है ज़ीरो हो सकता है नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है कोई फ्रैक्शन हो, ठीक है, हो सकता है कोई फ्रैक्शन हो हमारे पास, या कोई नंबर हो, बट नंबर की वैल्यू याद रखना, यहाँ पे हो सकती है 1 से लेके कहाँ तक, 3 तक, मैक्सिमम 3 तक आता है ये नंबर हमारे पास हो। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी फ्रैक्शन, इट कैन बी नंबर, इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी नेगेटिव। तो ये आपका ऑर्डर है। भी नेक्स्ट हमारे पास बात करें यहाँ पे इसके बारे में, तो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है, इट्स वैल्यू कैन बी 0, कैन बी 1, कैन बी 2, कैन बी 3, कैन बी नेगेटिव, कैन बी फ्रैक्शन 1 आल्सो। तो ऑर्डर की बात मैंने की। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है कि भी हम किसी भी रिएक्शन को देख के उसका ऑर्डर नहीं बता सकते, और इसमें जो के होता है, ये जो के होता है इसका हमारे पास हर ऑर्डर के लिए डिफरेंट यूनिट आता है। तो के दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट हैज डिफरेंट यूनिट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो ये भी याद रखना के का जो यूनिट होगा वो डिफरेंट होगा डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के। वो यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पे याद रखना के का फॉर्मूला यूनिट निकालना, तो फॉर्मूला होगा बेटा मोल लीटर सेकेंड, -1 आएगा, मोल में बेटा क्या आएगा 1 माइनस n आएगा, लीटर में क्या आएगा बेटा n-1, और n यहाँ पे क्या बेटा n हमारे पास ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर रिएक्शन कोई जीरो ऑर्डर है, तो अगर n इक्वल टू जीरो ऑर्डर, तो मतलब हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उस केस में k का यूनिट क्या होगा, तो k का यूनिट होगा बेटा हमारे पास देखो मोल, ठीक है बेटा,
मोल 1 माइनस 0 1 ही आया, हमारे पास लगाने की जरूरत नहीं है। लीटर हमारे पास 0 बेटा -1 हो गया भाई, -1 हो गया यहाँ पे, और सेकंड का -2 ही आएगा। अगर हमारे पास आपका n इक्वल टू 1 है, मतलब आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास है। इस बेटा इस केस में क्या आएगा, k इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे बेटा आएगा मोल। अब 1 फॉर्मूले का, n का -1 हो गया यहाँ पे, लीटर हमारे पास यहाँ पे 1 फॉर्मूले का, और -1 हो गया यहाँ पे, और सेकंड -1। तो पहले तो 0 हो गया हमारे पास, ये भी 0, ये भी 0 हमारे पास, तो एनीथिंग दिस पास 0 इज 1 एंड 1, सो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू सेकंड -1। सिमिलरली अगर हमारे पास n आपका 2 है, तो अब बताइए मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारे पास सेकंड ऑर्डर के लिए। इसमें क्या होगा हमारे पास सेकंड ऑर्डर में, तो k कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा हमारे पास मोल। अब 1 माइनस n, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, लीटर में क्या होगा बेटा, 2 माइनस 1 इज 1 एंड सेकंड -1, ये होगा भाई किसका, सेकंड ऑर्डर का। थर्ड का आएगा हमारे पास मोल -2, लीटर 1, लीटर 2, सेकंड -1। और अगर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को भी कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास n इज इक्वल टू 3/2 है हमारे पास, फ्रैक्शन हमारे पास, तो इसका कैसे करें हमारे पास, तो ये आएगा बेटा k इज इक्वल टू, अब फ्रैक्शन हमारे पास पहले मैं पूरा दिखा देता हूँ यहाँ पे, मोल 1 माइनस 3/2, लीटर हमारे पास क्या आएगा बेटा, 3/2 -1 और सेकंड -1, बस इसको वहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये बनेगा मोल। अब ये बन गया 2 - 3, तो ये आएगा 1 - 3 आएगा हमारे पास, लीटर 1/3 आएगा, सेकंड -1। तो इस तरह से हमारे पास हम प्रोसीड करते हैं के का यूनिट हमारे पास डिफरेंट केसेस के लिए, डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो स्पेसिफिकली सिलेबस में मेंशन किया 0 और फर्स्ट ऑर्डर, उसकी बात करते हैं। तो यस बेटा, कमिंग टू 0 ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास हम बात करते हैं 0 ऑर्डर के लिए। तो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ हमारे पास रिएक्शन हमारे पास जिसमें हमारे पास हमने थोड़ा सा पेज सेटअप कर रहा हूँ मैं, जिसमें हमारे रिएक्टेंट क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं हमारे पास। लेट्स से एक रिएक्शन हमारे पास है, हाइपोथेटिकल हमने कंसीडर किया। इस केस में रेट क्या होगा, अगर 0 ऑर्डर हमारे पास तो बेटा रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट, और रिएक्टेंट की पावर होगी हमारे पास 0। सो व्हेनेवर द रिएक्टेंट पावर इज 0, द रेट इज सेड टू बी 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब इसी में हमने एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, यू नो दैट एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स रेट किसके बराबर गए बेटा, तो रेट आएगा हमारे पास, रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट, ठीक है, के कांस्टेंट। और ये के कांस्टेंट चलता है। जो पहला ग्राफ जो बनेगा, सबसे पहला ग्राफ बनेगा, अगर मैं यहाँ पे रेट वर्सेस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाऊँ, ये एक तरफ से मैं अगर रेट लूँ, एक तरफ से मैं अगर कॉन्सेंट्रेशन लूँ, ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, ये ग्राफ बनेगा। मतलब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, इसका सिंपल ये एनालिसिस कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो चाहे कोई भी कंसंट्रेशन हो, रेट हमेशा के बराबर ही आएगा, इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ पे ये क्लियर आपको भी यहाँ पे, तो चाहे कोई भी कंसंट्रेशन, रेट क्या होगा, रेट के बराबर ही रहेगा हमारे पास। तो ये पहला केस हमारे पास यहाँ से, अगर बेटा यहाँ से अगर मैं रेट को डिफाइन करूँ, व्हाट इज रेट, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज -dr/dt, ठीक है, चेंजिंग कंसंट्रेशन अपॉन टाइम dt। और माइनस साइन क्यों आया, नेगेटिव, क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा। तो अगर प्रोडक्ट की टर्म लेंगे पॉजिटिव लेगा, तो ये कर देगा यहाँ पे, ये बनेगा आपका किसके बराबर, के बराबर। अब इसको हम थोड़ा अरेंज करते हैं, तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे ये बनेगा आपका वी कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू -k dt, ठीक है बेटा। यहाँ तक जो सवाल है हमारे पास, यहाँ तक ये होगा इसका डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशियल फॉर्म को अगर मैं इंटीग्रेट करूँ, तो इंटीग्रेट क्या आएगा, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ इक्वेशन 2 को, 1 हमारे पास ये रहेगी इसकी ओरिजिनल फॉर्म, तो बताओ बेटा क्या आएगा यहाँ पे। इसका इंटीग्रेशन करके हमारे पास ये आएगा, और की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन माइनस आएगा बेटा हमारे पास के टी, प्लस आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अब इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, चाहे आपको सिंपल इसको आप इसी तरह लिखो या किसी तरह लिखो, यहाँ पे ये बहुत बनती है हमारे पास यहाँ पे। अब हमारे पास हमने इसको इंटीग्रेट किया। अब लेट्स से हमारे पास यहाँ पे केस लेते हैं, केस हमारे पास क्या बेटा, केस मैंने लिया यहाँ पे, और केस में बताया कि टाइम 0 था। जब टाइम 0 था हमारे पास, तो आर किसके बराबर था बेटा, आर हमारे पास था इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू R0।
तो अब यहाँ से इसके इसको प्रोसीड करते हैं तो हमारे पास आर नॉट क्या आएगा बेटा, आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के, और टाइम जीरो था हमारे पास आई के बराबर, आई की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे कितना, तो ये होगा बेटा हमारे पास आई की वैल्यू पुट होगी यहाँ से कितनी भाई, आर नॉट के बराबर। अब दोनों को प्रोसीड करते हैं हमारे पास, तो बेटा यहाँ से क्या आएगा हमारे पास आएगा, तो इक्वेशन 1 2 और इक्वेशन 3 को, मतलब 3 हमारे पास ये वाली 3 को हम पुट करते हैं कहाँ पे, इक्वेशन 2 में। तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 नहीं, इक्वेशन 2a, इसको बना देते हैं 2a, ठीक है। तो चलो 2a में डालते हैं, बताओ बेटा क्या आएगा यहाँ पे, तो ये रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू माइनस के टी, और आई की जगह पे डाल देते हैं आपका आर नॉट, ठीक है। अब इसी को प्रोसीड करें, यहाँ से बेटा आएगा आर नॉट माइनस आर, एक स्टेप मैंने इसको प्रोसीड किया फर्दर, हमारे पास ये बनेगा के टी। बस ये हो गई आपकी बेटा इक्वेशन एक, ये भी रिक्वायर्ड इक्वेशन न्यूमेरिकल के लिए, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप न्यूमेरिकल को कर सकते हो, मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल को कैसे यहाँ पे अप्लाई करोगे आप, एक ये इक्वेशन बन जाती है हमारे पास। इसी को मैं अगर चेंज करूँ, दिस इज योर इक्वेशन थर्ड ए एंड इट कैन बी कन्वर्ट इनटू थर्ड बी, उस केस में हम क्या निकालते हैं बेटा, यहाँ पे देखो हम निकालते हैं यहाँ से बाय द वे आर इनिशियल इज इक्वल टू के टी प्लस हमारे पास आएगा या तो आर आपका, ये भी बन सकता है हमारे पास यहाँ से, ठीक है बेटा। ये होगी आपकी थर्ड बी, तो थर्ड बी इक्वेशन का भी यहाँ से इसका बर्थ हो जाता है हमारे पास, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। तो हाँ, अब आपको ये भी लग रहा है कि यहाँ से इसकी एक और फॉर्म निकाल सकते हैं, तो उस फॉर्म को बता देता हूँ। यहाँ से अगर मैं सपोज आर निकालता रिएक्टेंट एट एनी टाइम निकालता, तो ये क्या होता बेटा, यहाँ पे ये होता बेटा हमारे पास यहाँ से आर नॉट माइनस के टी, दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड सी, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन मेरे पास थर्ड ए है, थर्ड बी है, थर्ड सी है, दीज आर यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। कहाँ पे मैं न्यूमेरिकल निकालने के बाद मैं इनको बता दूंगा कैसे यूज़ करना है। आप इन क्वेश्चन को याद रखिएगा, जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास ये 3 क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी हैं। न्यूमेरिकल आस्पेक्ट यहाँ से निकलता है, न्यूमेरिकल आस्पेक्ट यहाँ से आता है, न्यूमेरिकल आप यहीं से सॉल्व करेंगे, आपका चाहे जो भी फॉर्म है यहाँ पे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, क्या यहाँ से कोई ग्राफ बनता है, क्या यहाँ से कोई ग्राफ बनता है? ऑफ कोर्स यहाँ से ग्राफ बनता है और बहुत अच्छे से ग्राफ बनता है। देखो ये हमारे पास आपका वाई एक्सेस है, ये आपका है, इसको थोड़ा सा मैं प्रोसीड करूँ, पहले चेंज कर दे तो थोड़ा इसको, पहले इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। क्या इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऑफ कोर्स कि भाई आर का कंसंट्रेशन माइनस के टी प्लस आर नॉट, ऑफ कोर्स आई कैन राइट हियर। अब इसमें ये हो गया भाई आपका वाई एक्सेस, ये हो गया भाई आपका एम एक्स, ये हो गया आपका सी, तो ये तो इंटरसेप्ट बन गया। अब यहाँ पे जो स्लोप है वो नेगेटिव है हमारे पास, तो इक्वेशन क्या, ग्राफ क्या बनेगा बेटा, ये देखो यहाँ पे इक्वेशन हमने लिया वाई एक्सेस पे आर, हमने लिया वाई एक्सेस पे आर की कंसंट्रेशन, और बेटा हमारे पास टाइम है यहाँ पे टी लिया हमने एक्स एक्सेस पे, ये टाइम का ग्राफ, स्लोप डिक्रीजिंग है बेटा, तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है हमारे पास, ये देखो स्लोप हमारे पास डिक्रीज कर रहा है। स्लोप की वैल्यू क्या बेटा यहाँ पे, तो यू नो दैट स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा यहाँ पे बेटा कितना माइनस के, स्लोप इज नेगेटिव हेयर, और जिस पॉइंट पे काट रहा है वो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बनता है क्या भाई, वो बनता है इंटरसेप्ट, दैट इज और नॉट, ये बन गया इंटरसेप्ट, ये बन गया ग्राफ हमारे पास। तो इस केस में ग्राफ में देखा स्लोप हमारे पास डिक्रीजिंग कर रहा है, तो हमारे पास मतलब ये बता सकते हैं यहाँ पे कि भाई जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस लीनियरली, है ना, ठीक है, लीनियरली विद द टाइम, एंड व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज नेगेटिव एंड इक्वल टू माइनस के बराबर, अंडरस्टैंड यहाँ पे, तो ये यहाँ पे याद हो गया भी आपको। तो दिस इज द वन केस, ठीक है बेटा। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी जीरो ऑर्डर की हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस, जहाँ हमने इनको बहुत सारे फॉर्म में प्रोसीड किया। अब सबसे बड़ी बात इस पॉइंट में आपको यहाँ पे बताना कि सबसे पहले एग्जांपल्स क्या आती थी, जीरो ऑर्डर की एग्जांपल्स क्या आती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की एग्जांपल क्या आती हैं, जहाँ पे रेट डिपेंड नहीं करता, रेट सिर्फ डिपेंड करता है के ऊपर, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है हमारे पास। उस केस में हमारे पास एग्जांपल्स क्या आएंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो अगर मैं बेटा यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले जितनी भी हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, सारी की सारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं फोटोकेमिकल।
अब कोई बोलेगा क्यों भाई हमारे पास, क्योंकि भी फोटोकेमिकल रिएक्शन कभी भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। तो वो सारी रिएक्शन जो फोटोकेमिकल रिएक्शन हमारे पास हैं जो डिपेंड करती इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे एंड दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो हमारे पास आपकी जीरो ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ बात करें हमारे पास HCl की, तो व्हेन वी रिएक्ट H2 गैस विद Cl2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इंटेंसिटी जितनी होगी हमारे पास उतनी रिएक्शन हमारे पास डिपेंड करेगी उसके ऊपर, और ये बनाएगा ट्वाइस ऑफ HCl गैसियस स्टेट में। ये हो गई फोटोकेमिकल रिएक्शन नंबर 1। ठीक है भाई, इस केस में याद रखना रेट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट वी हैव इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नॉट ऑन कंसंट्रेशन। अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई इट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और भी रिएक्शन हमारे पास आती हैं बट आई एम गोइंग टू वन। अब दूसरा हमारे पास याद रखना है पे जितनी भी सरफेस कैटालाइज्ड रिएक्शन हमारे पास हैं, जितनी भी सरफेस कैटालाइज्ड रिएक्शन हमारे पास है, सरफेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, और इस केस में रिएक्टेंट जो होते हैं वो याद रखना गैसियस स्टेट में होते हैं और कैटलिस्ट जो होगा वो सॉलिड स्टेट में होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, लेट से मैंने यहाँ पे एक NCERT एग्जांपल लिए, तो HI हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल है, इसको अगर मैं ब्रेक करूँ इन सरफेस ऑफ गोल्ड, ऑन सरफेस ऑफ गोल्ड, व्हाट इट गिव्स, इट ब्रेक टू H2 प्लस हमारे पास I2, दोनों के दोनों प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास यहाँ पे गैसियस स्टेट ही बनते हैं हमारे पास, H2 भी गैस होगा I2 भी गैस होगा। तो यहाँ पे सरफेस कैटालाइज्ड हमारे पास कौन सा है, गोल्ड है। और रिएक्शन को बैलेंस करें यहाँ पे बस सिर्फ ट्वाइस ऑफ लगाना। इसी तरह से सेम हमारे पास एग्जाम्पल है अमोनिया की NH3 की, वो भी हमारे पास गैस है। जब इसको मैंने ब्रेक किया वो सरफेस ऑफ प्लेटिनम, ये प्लेटिनम लगा सकता हूँ, यहाँ पे आयरन लगा सकता हूँ, मोलिब्डेनम लगा सकता हूँ हमारे पास। तो क्या देगा बेटा, ये देगा N2 प्लस थ्राइस ऑफ हमारे पास देगा भाई H2। ठीक है, रिएक्शन को मैंने पहले बैलेंस किया है, तो पहले हमारे पास यहाँ पे इस टाइम कोफिशिएंट्स लगाए हुए हैं, तो ये बन गए भी कोफिशिएंट्स डन यहाँ पे। तो ये सरफेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक बार सरफेस कवर्ड हो जाए कंप्लीटली, जैसे मान लो अमोनिया ने या फिर HI ने, दोनों ने सरफेस को कवर किया, किसकी सरफेस को, कैटलिस्ट की सरफेस को कवर किया। ठीक है, तो अब जब कैटलिस्ट की सरफेस को कवर किया तो सरफेस एरिया सारा कवर हो गया। ठीक है, अब अगर फर्दर हम मान लो अमोनिया को लगा दें या फिर उसके बाद HI को लगा दें, तो रेट डिपेंड नहीं होगा, क्योंकि सरफेस ऑलरेडी कवर्ड होगी। जितनी सरफेस कवर होती है उसके ऊपर ही, रिएक्टेंट के ऊपर ही रेट डिफाइन करेगा। बाकी आप जितना लगा लो बाद में बढ़ा दो, उसके फर्क कोई पड़ेगा नहीं हमारे पास। तो ये रहा भाई आपका जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल्स। तो दो इसके एग्जाम्पल हैं, याद रखना हमारे पास, एक सरफेस कैटालाइज्ड हमारे पास रिएक्शंस की बात करना, दूसरी हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस की बात करना। ये हमारे पास जीरो ऑर्डर का सिंपल सा तरीका है याद रखने का। अब इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट क्या है, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में एक यहाँ पे बता दूंगा। तो एक बहुत अच्छा बेटा न्यूमेरिकल यहाँ पे कहता था हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 50 सेकंड। अब इसमें गिवन क्या, पहले तो देखो, पहले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं यहाँ पे गिवन क्या है। तो गिवन यहाँ पे बेटा T हाफ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमारे पास है कितना बेटा, यहाँ पे ये दिया हुआ है 50 सेकंड। ठीक है, तो चलो भाई हाफ टाइम तो दिया हुआ है, हाफ टाइम मतलब जिसमें आपका रेट आपका हाफ हो जाए उसको हाफ टाइम कहते हैं हमारे पास। अभी हाफ टाइम पे भी आऊँगा मैं, उससे पहले आपको हाफ टाइम दिया हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपने जो इक्वेशन पढ़ी थी हमारे पास, अगर आपको याद होगी तो आपने पढ़ा था कि K इज इक्वल टू, थोड़ा यहाँ पे आते हैं, K इज इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन T। ये था हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के लिए सिंपल सा प्रोसीजर, इनके रेट एक्सप्रेशन थी इसकी भी। अब यहाँ से अगर आपको टाइम हाफ दिया हुआ, T हमारे पास क्या दिया भाई, T दिया 1/2 दिया है, तो उस समय जो आपका R होगा वो भी क्या होगा बेटा, वहाँ पे होगा इनिशियल का हाफ, दैट इज R0 का अपॉन 2। अब इसको हम ये पुट करूँ क्वेश्चन में, तो हाफ टाइम क्या आएगा, T 1/2 क्या आएगा बेटा, तो T 1/2 आएगा हमारे पास R0 की जगह पे R0 माइनस R की जगह पे लिखेंगे R0 अपॉन 2। ठीक है, अपॉन आएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे K। बस इसको सॉल्व करते हैं, ये बनेगा ट्वाइस ऑफ R0 माइनस R0 अपॉन 2K। ठीक है, ऊपर माइनस करते हैं, हमारे पास ये बना आपका R0 अपॉन 2K। तो याद रखना हाफ लाइफ पीरियड किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, हाफ लाइफ पीरियड किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, डिपेंड करता है किसके पास, इनिशियल कंसेंट्रेशन के ऊपर। तो ये भी याद रखना किसके लिए जीरो ऑर्डर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। सो अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, तो कहता है हाफ टाइम दिया हुआ है, कितना दिया, 50 सेकंड दिया हुआ है। और ये हमारे पास बेटा यहाँ पे जो साइड पे निकाला, ये क्या है, ये हाफ लाइफ पीरियड है किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। वो भी कब है, जब हमारे पास रिएक्टेंट कन्वर्ट करे किसमें, प्रोडक्ट में। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे 3 मोल्स रिएक्टेंट के हैं, कन्वर्ट करें प्रोडक्ट में, उसका में क्या होगा, तो उस समय T 1/2 क्या होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू हमारे पास जो R0 अपॉन यहाँ पे 2K था, बस 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, तो 6 क्या आएगा। दैट मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पे 4R होता तो बताओ क्या था,
तो उस समय जो हाफ टाइम होता वो क्या होता बेटा, दैट इज आर नॉट इनिशियल का अपॉन 2 के था, 2 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 4 टू ज़ा 8, 8 के आता। तो ये भी याद रखना, जब यहाँ पे हम स्टैकिंग कोएफिशिएंट को चेंज करते हैं तो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है कहाँ पे, के के साथ, 2 के साथ मतलब। अब आते हैं यहाँ पे, तो जीरो ऑर्डर का हमारे पास फर्स्ट टाइम दिया हुआ है। अब हमें निकालना टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन। तो आपको याद होगा मैंने 2 इक्वेशन बताई थी आपको, ठीक है। एक बताई थी मैंने आपको आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू के टी, इसी को चेंज किया था मैंने, इसी को चेंज किया था, ठीक है। तो अब जब इसको चेंज किया था, इस केस में हमारे पास आपका क्या बनेगा, देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो अब गिवन ओवर क्या भी यहाँ पे क्या था, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन 60% कंप्लीशन हमारे पास हो गई है, 60% कंप्लीशन हमारे पास है। तो मतलब आपका अब 60% कंप्लीशन क्या बेटा, यहाँ देखो 60% कंप्लीशन मतलब कंप्लीशन अगर हो गई है तो उसका मतलब क्या है यहाँ पे, उसका मतलब हमारे पास है कि भी यहाँ पे 40% जो है वो रिएक्शन क्या भी लेफ्ट ओवर है। तो यहाँ पे इतना परसेंट क्या है, रिएक्टेंट इज लेफ्ट, विल नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है भाई। तो 60% कंप्लीशन का सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि भाई दैट इज इक्वल टू 40% ऑफ द इनिशियल कंसनट्रेशन। तो मतलब यहाँ पे आपका जो आर होगा वो कितना होगा, 40% मतलब कितना होगा भाई 0.4 ऑफ आर नॉट, ये होगा भाई आपका 60%, ठीक है। तो बस लगा दो आर की वैल्यू। अब आर नॉट हमारे पास आर नॉट रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 0.4 आर नॉट के बराबर, ठीक है, इज इक्वल टू के टी, इज इक्वल टू के टी, ठीक है भाई। टी कौन सा निकाल रहे हैं, टी हम 60% पे टाइम निकाल रहे हैं, वो दिखाएंगे यहाँ पे, टी 60 लिख देते तो उसको मैं यहाँ पे याद करने के लिए। अब बेटा यहाँ से निकालें, ये बना भाई 0.6 आर नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी सेकेंड। मुझे टी सेकेंड निकालना, टी 60 निकालना, मुझे टी 60% कितना होगा बेटा, यहाँ से निकालें। तो भाई याद रखना, यहाँ से अगर मैं टी 60% निकालूँ, टी 60% निकालूँ, टी 60% निकालूँ अगर इसको, तो दैट इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 0.6 आर नॉट अपॉन के, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको हाफ लाइफ टाइम से कंपेयर करता हूँ। तो बेटा हाफ लाइफ टाइम की बात करें तो हाफ लाइफ टाइम हमारे पास दिया है, क्या होता है बेटा, टी 50% इज इक्वल टू यू नो दैट आर नॉट अपॉन 2 के, अपॉन 2 के। अब मेरे पास यहाँ पे आर नॉट क्या होगा भाई, 2 के दिया हुआ हमारे पास 50, तो 50 इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2 के। तो बेटा यहाँ से बताओ आर नॉट क्या होगा, देयर फोर आर नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू 50, ठीक है। 2 के इंटू 50 इज इक्वल टू 100 के, लगा लो भी वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन में जो हमने टी 60 टाइम 60% का जो कंप्लीशन उस पर निकालना, तो यहाँ पे पुट करते हैं। तो बताओ बेटा, देयर 60% का टाइम क्या होगा बेटा, तो दैट इज इक्वल टू 0.6 आर नॉट अपॉन के था, के की जगह पे वैल्यू लगा दें, सॉरी के था तो के को के रख देते अभी, ठीक है, के को के रख देते हैं हमारे पास, और ऊपर लगा देते वैल्यू 0.6 भाई हमारे पास और नॉट की वैल्यू भाई 100 के, चलो भाई 100 के अपॉन के। तो बताओ बेटा यहाँ से मैं कट करूँ तो क्या बनेगा, ये बनेगा 60, चलो भाई 60 ऊपर सेकंड में टाइम थी, ये भी क्या आएगा सेकंड में, चलो भाई टाइम हो गया 60 सेकंड आंसर हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल जिसको हमने जीरो बेस ऑर्डर पे किया हुआ है। तो इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल लंबा है बट इसको बहुत ईजिली आप ट्रेक कर सकते हैं हमारे पास। तो ये रहा भाई पहला केस, मैंने आपको एक एक चीज़ यहाँ पे बता दी है। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा आते हैं न्यूमेरिकल के बाद आते हैं फर्स्ट ऑर्डर पे। तो बेटा वो आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, अब मैं यहाँ पे आपको डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, सीधा पार्ट बताऊंगा, जो जो मुद्दे की बातें वो बता दूंगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का सबसे पहले रेट का हम जब जनरल बताएं तो बेटा रेट क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट और रिएक्टेंट की पावर 1, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखूँ तो ये बनेगा माइनस डी आर अपॉन डी टी, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म होगी हमारे पास डी टी इज इक्वल टू के, और रिएक्टेंट की पावर हमारे पास होगी बेटा 1, ठीक है। जैसे को इंडिकेटर फॉर्म में करें, इसकी नेक्स्ट फॉर्म क्या आएगी बेटा, यहाँ पे यहाँ आएगा, अगर रेट की अगर बात करें तो के इज इक्वल टू, इसकी जनरल फॉर्म में इंडिकेटर फॉर्म में, तो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, लॉग आएगा बेटा यहाँ पे लॉग ऑफ बेस 10 आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये इक्वेशन इसकी जनरल है जो आपको न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए यूज़ होगी यहाँ पे। अगर इसके हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करें तो वो भी हमारे पास लिख देते हैं भाई, ठीक है। तो सम टाइम वो भी याद होगी भाई, आपको रखना याद, आर इज इक्वल टू आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन और ई रेज पर के टी, इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेटा यहाँ पे, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की बात करो मैं,
ठीक है बेटा। यहाँ से अब आते हैं बाद की बातें। तो क्या यहाँ पे कोई ग्राफ होता है? पहला ग्राफ है यहाँ पे, पहला ग्राफ यहाँ पे है। तो अगर पहला ग्राफ यहाँ पे मैं बता दूँ तो बेटा याद रखना, एक सिंपल सा यहाँ पे ग्राफ बता रहा हूँ आपको मैं। वो ये है कि लॉग ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम की बात अगर मैं करूँ, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव स्लोप। ठीक है, तो एक ग्राफ ये भी हमारे पास यहाँ से बन सकता है। दूसरा ग्राफ अगर रेट की बात करूँ, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन की बात मैं करूँ, तो देखो भाई रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो कैसे ग्राफ बनेगा यहाँ पे? अगर हम रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ कर दें तो क्या बनेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास लीनियर होगा भाई यहाँ पे, इंक्रीजिंग में, स्लोप में पॉजिटिव में यहाँ पे ना, ये हो गया भाई। यहाँ पे दो ग्राफ यहीं से बन जाते हैं। ठीक है बेटा, अब आप करते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड में यहाँ पे देखें तो बेटा हमारे पास T50% जो आता है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो बताओ भी, अगर मैं टी हाफ ले लूँ, T50% ले लूँ, ग्राफ वर्सेस किसके लूँ भाई? यहाँ पे वर्सेस लूँ कंसंट्रेशन। यहाँ कंसंट्रेशन तो है ही नहीं हमारे, इंडिपेंडेंट है, वो तो इंडिपेंडेंट है। तो ग्राफ आएगा भाई स्ट्रेट लाइन विच पैरेलल टू द कंसंट्रेशन एक्सेस या एक्स एक्सेस। ठीक है, ये हो गया ग्राफ हमारे पास टी हाफ का, क्योंकि ये कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है भाई हमारे पास। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड किसका? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इज कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सेस दैट इज कंसंट्रेशन के एक्सेस पे हमारे पास जो ग्राफ आया वो पैरेलल आया हमारे पास। तो पैरेलल मतलब नो चेंज। ठीक है, तो ये हो गया भाई यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ आपको रिलेशन याद रखने हैं, द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस। रिलेशन के लिए आपको ट्रिक याद रखना है। यहाँ पे याद रखना T1/1 अपॉन 2 की पावर n इंटू 100% इज इक्वल टू n टाइम्स T50%। मतलब ये क्या है? देखो, अगर मैं आपको सिंपल बता दूं, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो अगर 75% कंप्लीशन हो रही है, 75 मतलब बेटा 3/4, और 3/4 कैसे आएगा? देखो यहाँ पे अगर इसको मैं लिखता हूँ 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 4, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 आया यहाँ पे। और इसको अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कितना आएगा? देखो बेटा यहाँ पे ये आएगा हमारे पास 1/4 था, 4 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल 4 माइनस 1/4 इज गुड दैट इज गुड 3/4। तो 3/4 मतलब 75% होगा यहाँ पे। अब इस केस में जो n की पावर यहाँ पे आई वो आपको बताएगा सिंपल कितने टाइम्स हमारे पास है। तो यहाँ पे n कितना 2 टाइम्स है, मतलब मेरे पास n कितना है 2 टाइम्स ऑफ 50%। दैट मीन्स सिंपल टू से कि भाई जो हमारे पास T75% होगा दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T50%। बस ये आपको यहाँ से प्रोसीड करेगा। ऐसे आप अगर कोई भी नंबर निकालना चाहते हो आप, अब जैसे मान लो अपने 2 की पावर 2 लगाइए, 2 की पावर 3 लगा दो, 2 की पावर 4 लगा दो, 2 की पावर 5 लगा दो, इस तरह से करते 2 की पावर 10 लगा दो तो आपको चलेगा। अब ये रिलेशन डायरेक्ट बताता हूँ, बस ये आपने सारे याद। तो 75% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 50%। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास कभी कभी ये भी पूछता है T87.5% दैट इज इक्वल टू, रिमेंबर बेटा 3 टाइम्स ऑफ T50%। ठीक है, मैं अप टू 5 तक जाऊंगा। उसके बाद फिर T93.75% किसके बराबर आएगा? ये 4 टाइम्स T50% आएगा। और T96/8.875 किसके बराबर आएगा? 875 कितना दिया गया? 5 टाइम्स ऑफ T50। ऐसे ऐसे प्रोसीड करते जाएं तो बेटा T99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स T50%। ठीक है बेटा, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है। क्या इस चीज़ को मैं प्रूव कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ, या तो प्रूव करूँ फॉर्मूले से डायरेक्ट से, या मैं निकालूँ यहाँ से। अब बेटा ये कैसे प्रूव करूँगा मैं? तो इसको मैं प्रूव करूँगा। इसका प्रूफ क्या है? तो सबसे पहले बेटा T99.9% मीन्स 2.303 लगाया फॉर्मूला, ये वाला फॉर्म लगा रहा हूँ यहाँ पे, अपॉन टी की जगह आप यहाँ पे के लगाता हूँ क्योंकि टी ऊपर ले लिया मैंने।
तो बेटा लॉग आएगा ऊपर इनिशियल भाई 100 और यहाँ पे 100 माइनस 99.9 दैट इज इक्वल टू 0.1। ये बना बेटा हमारे पास 2.303 अपॉन के, ये बना लॉग 1000 और लॉग 1000 की वैल्यू 3, तो ये बना बेटा 2.303 मल्टीप्लाई लॉग 1000 इज 3 अपॉन के, ये बना बेटा 6.909 अपॉन के, ये बना T99.9%। बस को प्रूव करना है तो बस इक्वेशन को पुट करो। अब दोनों का रेशो लेते हैं तो T99.9% अपॉन T50% इज इक्वल टू बेटा 6.909 अपॉन के इंटू के मल्टीप्लाई बाई 0.693। बस ये डिवाइड करते हैं, 10 से जाएगा, दिस इज इक्वल टू 10। तो क्या बेटा 10 टाइम्स हो गया, तो T99.9% ये ऊपर गया, मल्टीप्लाई हो गया T50 हो गया डन यहाँ पे। तो ये हो गया इसका प्रोसीजर कि कैसे इसको प्रूव करना है। तो सिंपल सा प्रूफ हमारे पास है, बस आपको एक साइड पकड़नी है, लेफ्ट हैंड साइड उसके बाद राइट हैंड साइड इसको कंपेयर करना है, बन जाता हमारे पास। तो ये था बेटा हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की कुछ ट्रिक्स। उसके बाद भाई यहाँ पे कौन कौन सी एग्जाम्पल आती हैं, तो लेट अस मूव फॉर द एग्जाम्पल्स। तो बेटा एग्जाम्पल्स क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ये भी आप याद रखिएगा। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑर्डर में, तो वेरी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इज नंबर 1 कि जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर हैं। ठीक है, यहाँ पे NCERT 12th का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहे जो रेडियम 88 एंड 226 है। ये हमारे पास जब भी डिसोनेट होता है हमारे पास देता है रेडॉन 86 एंड 222, और इसमें से हमारे पास निकला अल्फा पार्टिकल, हीलियम पार्टिकल, जिसका टॉप नंबर 2 होगा और यहाँ पे 4 होगा। 88 में से 86 गया तो 2, और 226 में से 4 गया तो 22 हो गया। ये हो गया भी पहला। इस केस में जो रेट आएगा वो कितना आएगा बेटा, तो रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट, और यहाँ पे भी रेडियम की पावर 1। नंबर 2 पॉइंट भाई, जितनी भी हमारे पास सीरो रिएक्शंस हैं, खास करके यूनिमोलिकुलर सीरो वाटर, वो सारी क्या भाई, वो हमारे पास आपकी फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो थर्ड हमारे पास आता है यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन किसकी भी, H2O2 की, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जब थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं हमारे पास तो ये देता है वाटर प्लस ऑक्सीजन, ये भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है बेटा, तो इसमें हमें एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिला, ऐसे में हमारे पास कोई भी होमोटॉमिक मॉलिक्यूल मिल जाए हमारे पास, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ब्रेक करूँ एमोनियम नाइट्राइट, तो ये क्या देगा बेटा, ये भी देगा हमारे पास यहाँ पे इट विल प्रोसीड गिव्स वाटर प्लस गिव्स व्हाट नाइट्रोजन। तो यहाँ पे भी होमोटॉमिक मॉलिक्यूल मिला, ये भी प्रोसीड हो सकता है। लाइक वे नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ये भी ब्रेक करूँगा बेटा, ये क्या देता है, तो दिस गिव्स अस 4 टाइम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस हमारे पास अगेन वी हैव द मॉलिक्यूल दैट इज बेसिकली ऑक्सीजन, ये भी होमोडाइटोमिक मॉलिक्यूल यहाँ पे दे रहा है। तो ये भाई याद रखना, ये ऐसे कुछ चीज़ें कॉमन हमारे पास है। तो इसी तरह से अगर मैं ब्रेक करूँ SO2Cl2 को, तो ये भी क्या देगा, सल्फर डाइक्लोराइड को, तो ये भी क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद होमोडाइटोमिक मॉलिक्यूल। तो ये भी याद रखना भाई, जहाँ पे भी होमोडाइटोमिक मॉलिक्यूल मिलता है डिस्टिलेशन से थर्मल से, तो वो भी हमारे पास क्या हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है। तो अगर मैं एक यूनिमोलिकुलर मॉलिक्यूल को अगर मैं डिकम्पोज करूँ, उसके साथ में अगर हमारे पास कोई होमोटॉमिक डाइटोमिक मॉलिक्यूल मिल जाए थर्मल डिकम्पोज, वो भी हमारे पास क्या है, आपकी फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी। अब हमारे पास बेटा यहाँ से आपका ये निकल गया। अब हमारे पास आती है यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। अगर गैस स्टेट है तो उस केस में क्या है, तो कंसिडर गैस स्टेट लेते हैं, तो गैसियस स्टेट ही होगा। तो मैंने यहाँ पे किया गैस के लिए, गैसेस के लिए बात करूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो हमारे पास बेटा एक रिएक्शन हमारे पास हो रही है, उस केस में हमारे पास गैस स्टेट बन रहा है, गैस कंपाउंड बन रहा है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड लिया X गैस स्टेट में, और ये कन्वर्ट करा कि इसमें बेटा हमारे पास Y ये भी गैस स्टेट में, प्लस हमारे पास Z ये भी गैस स्टेट में बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सॉर्ट आउट करूँ तो भाई जो टाइम जब 0 सेकंड था, मतलब टाइम अभी 0 था, उस समय क्या होगा, इसका प्रेशर होगा P0 इनिशियल प्रेशर हमारे पास, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होगा, P00 हमारे पास। और जब टाइम T सेकंड हो गया उस समय क्या होगा, उस समय मान लो ये X अमाउंट हमारे पास X का अमाउंट बना, तो ये क्या बनेगा, P0 माइनस X। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास टोटल प्रेशर क्या आएगा, टोटल प्रेशर ऑफ Y एंड Z कितना होगा बेटा, यहाँ पे दोनों का XX है तो XX प्लस कर दो, बना गया 2X बन गया। ठीक है, कब, एट टाइम T सेकेंड पे। ठीक है, तो अब ये बन गया टोटल प्रेशर, तो P टोटल इज इक्वल टू 2X,
क्या बेटा यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, ऑफकोर्स x इज इक्वल टू पी टोटल अपॉन 2। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास। अब लगाते हैं वैल्यू पे, अब लगाते हैं यहाँ पे, तो देयरफॉर पी नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, पी नॉट माइनस एक्स की वैल्यू भाई पी टी अपॉन 2। बस इसी को प्रोसीड करते हैं, ये बन गया ट्वाइस ऑफ पी नॉट माइनस पी टी अपॉन 2। ठीक है बेटा, अब इस इक्वेशन को लगा दो कहाँ पे, आप लगा दो जो हमने फर्स्ट ऑर्डर निकाली, तो के क्या होगा बेटा 2.303 अपॉन टी। लॉग क्या आएगा, लॉग बेस 10 क्या आएगा, यहाँ पे आपको याद रखना है ना। अच्छा यहाँ पे पी तो था, 2p भी था हमारे पास, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे बता दो। अब हमारे पास तो इनिशियल p अपॉन फाइनल 2p माइनस, और जब 2 पर जाएगा तो क्या होगा, ट्वाइस बन जाएगा। ये बन गया अभी हमारे पास आपका गैस स्टेट के लिए। इसमें बहुत सारे केसेस आते हैं, और याद रखना जब रिएक्शन यहाँ पे हो रही है तो क्लोज्ड वेसल में हो रही है। ठीक है, रिएक्शन जब हो रही है तो क्लोज्ड वेसल में हो रही है, ये भी याद रखना। ये कहाँ हो रही है, क्लोज्ड वेसल में हो रही है। तो ये केस हमारे पास, ऐसे बहुत सारे केसेस और भी बन सकते हैं हमारे पास, डिपेंड करता है किस तरह से प्रेशर यहाँ पे प्रोसीड करें, किस तरह से हमारे पास कंडीशंस ले रहे हैं हमारे पास, वो डिपेंड करता है। So this is all about your what we can say first order reaction. Next we have is तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आएगा आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इसका न्यूमेरिकल कैसे आएगा। तो चलो बेटा इसको न्यूमेरिकल करते हैं। तो बेटा न्यूमेरिकल कहता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट 50 कंप्लीशन इन 69.3 मिनट, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% कंप्लीशन। तो भाई यहाँ पे याद, तो पहले सबसे पहले आपको पता बेटा हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। देखो पहले यहाँ पे आपको दिया हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है, तो बेटा हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो आपने पढ़ा फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन हमारे पास के। बस हाफ लाइफ दिया हुआ, टाइम दिया है, बट अभी मिनट में दिया, कोई बात नहीं, तो मिनट को भी कर देते हैं। तो ये हाफ लाइफ पीरियड टाइम था टी 50%, ये तो दिया हुआ है, तो दैट मीन्स 69.3 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। एंड व्हाट इज के फ्रॉम हियर, के इज इक्वल टू, ये आएगा बेटा 0.693 अपॉन 69.3, दैट इज इक्वल टू 1/100। तो 1/100 मीन्स 0.01, और मिनट में था, टाइम मिनट में था, रेट कांस्टेंट आएगा मिनट -1 में, क्योंकि यूनिट होता भी हमारे पास है ना, टाइम इनवर्स होता है। तो ये बन गया कि आपका, अब हमें निकालना हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। तो भाई नेक्स्ट नाउ व्हाट इज के अगेन, के इज इक्वल टू 2.303। अब मुझे निकालना टी 90% वाला कंप्लीशन पे निकालना है। ये टाइम क्या होगा हमारे पास, और लॉग रहेगा भाई, कितना हमारे पास होगा भाई आर नॉट इनिशियल अपॉन आपका आर टी। ठीक है, या ए माइनस एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे। तो बताओ भाई टी 90% कंप्लीशन का टाइम क्या होगा हमारे पास, ये होगा भाई 2.303। लगाएं के की वैल्यू भाई 0.01, और अगर लॉग हमारे पास कितना आएगा भाई, ऊपर 100 आएगा, नीचे हमारे पास 90 मतलब 10 हो गया, तो बन गया 10 हमारे पास, ये बन गया 2.303 लॉग 10 इज, ये बन गया लॉग 10, और अपॉन आएगा भाई हमारे पास 10 रेज पर -2, ये बन गया log 10 1, 2.303, 10 का 1 अपॉन 10 पर -2, ऊपर गया तो बना भाई हमारे पास 2.303, ऊपर आया तो हमारे पास 10 पर 2 हो गया, बस कर दो यहाँ पे, ये बन गया 230.3 मिनट। ये लो भाई निकल गया आपका टी 90% का टाइम कंप्लीशन। ठीक है भाई, हो गया हमारे पास न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ से। अब आते हैं हम यहाँ पे, तो भाई इसी तरह से हमारे पास जीरो और फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहाँ पे आपका टेम्परेचर वाला। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या रहता है यहाँ पे, देखो टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर के ऊपर क्या रेट का इफेक्ट है। मैंने पहले कहा था कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या भी, इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई, इफेक्ट ऑन रेट और रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसकी केस में हम यहाँ पे दो चीज़ें बताते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे याद रखना, ठीक है, कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, रेट बिकम ट्वाइस और थ्राइस, इट इज डिफाइंड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट।
तो एक टेम्परेचर कोफिशिएंट करके टर्म है, ठीक है, ये भी टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू से नोट करते हैं इसको, एंड दैट इज इक्वल टू कहते हैं रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस प्लस इसमें क्या 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर अपॉन KT। तो दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 10 डिग्री का। ये किसके बराबर आएगा बेटा यहाँ पे, ये आएगा तो डबल या तो ट्रिपल, ट्वाइस और थ्राइस, ठीक है भाई। एक चीज़, अगर हमने टेम्परेचर को इनकेस इंक्रीज किया मोर देन 10, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड मोर देन 10, तब क्या होगा, मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस तब क्या होगा यहाँ पे, तो याद रखना तब हमारे पास क्या आएगा, तब हमारे पास आएगा T2 अपॉन KT1 इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट की रेज बार डेल्टा टी, जितना टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज किया अपॉन 10 आएगा, ठीक है भाई, ठीक है यहाँ पे। और डेल्टा टी क्या आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1। तो ये भी आपका एक रिलेशन बनता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का, जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता जाता है और कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। डन बेटा यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी हो गया। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे KT2 क्या होगा बेटा, तो KT2 आएगा बेटा KT1 के बराबर, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट डेल्टा टी अपॉन 10। तो ये हमारे पास आपका नया टेम्परेचर होगा और ये हमारे पास पुराना ओल्ड, तो रिलेशन बन जाता है, ठीक है। अगर दोनों को हम लॉग लें तो बताओ क्वेश्चन क्या बनेगी, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो व्हाट वी हैव, तो लॉग KT2 अपॉन KT1 इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन 10, लॉग आएगा हमारे पास क्या भी टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये रहा भी आपका रिलेशन फाइनल, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इक्वेशन बनती है टेम्परेचर कोफिशिएंट का रिलेटेड। अब बेटा यहीं से बात करते हैं एरीनेस इक्वेशन की। वैसे तो एरीनेस इक्वेशन हम यहाँ पे डिस्कस का जो कर रहे हैं हमारे पास वो मैथमेटिकली नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बेस ही हमारे पास है एरीनेस इक्वेशन। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या भी, पहले पूछते एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या भी, तो k इज इक्वल टू ए ई रेज पार ई अपॉन आर टी। यहाँ पे बेटा k क्या है, तो k बेटा हमारे पास आपका रेट कांस्टेंट है, k बेटा रेट कांस्टेंट है, ये याद रखना हमारे पास। बेटा a क्या है, a को बोलते हैं एरीनेस कांस्टेंट बोल सकते हैं यहाँ पे, या फिर बोलते हैं इसको भी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बोल सकते हैं, या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो बेटा ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ये एरीनेस फैक्टर है, एरीनेस फैक्टर है, और इसी को बोलेंगे हम यहाँ पे क्या भी बेटा फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं। 2 पॉइंट। अच्छा बेटा यहाँ पे आपका जो ई रेज पार ई ए अपॉन आर टी क्या है, ये बता रहा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है भाई, जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो भाई हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो, ठीक है। और याद रखना अगर एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास 0 है, इन ए इज इक्वल टू 0 है, उस समय टेम्परेचर कितना होगा, इन्फिनिटी होगा भाई। और अगर हमारे पास ये पॉसिबल है तो के क्या आएगा, के आएगा हमारे पास ए ई रेज बार 0 के बराबर, और ये आएगा ए के बराबर। तो ये भी याद रखना यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आपका यहाँ पे बनता है इस तरह से आपका सिंपल सा एक आपका प्रोसीजर, ठीक है। टी हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब इसी इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें भी, हमारे पास इंटीग्रेटेड फॉर्म में। तो इक्वेशन आएगी फॉर 2 टेम्परेचर के लिए, 2 रेट कॉन्स्टेंट्स के लिए, तो क्या आएगा log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास ई व्हाट वी हैव, सो दिस इज यस ई ए अपॉन 2.303 और यहाँ पे बेटा आएगा हमारे पास T2 माइनस T1 और T1 मल्टीप्लाई बाई T2। ये बनी आपकी फाइनल इक्वेशन हमारे पास कौन सी, जो है आपकी इंटीग्रेटेड फॉर्म। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद में और आपको चीज़ें क्या चाहिए यहाँ पे बेटा, तो बन गए फॉर्म हमारे पास, इक्वेशन पूरा हो गया हमारे पास यहाँ पे। तो अब ये आपको याद रखना है, डन है बेटा यहाँ पे। तो इसको अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ
तो इसका इंडिकेशन इन टर्म्स ऑफ लॉग लेता हूँ, क्या लेता हूँ, लॉग ऑफ नेचुरल के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो बेटा स्लोप क्या होगा, देखो ग्राफ क्या बनेगा। तो एक तरफ लेता हूँ मैं लॉग ऑफ नेचुरल के, एक तरफ लेता हूँ 1/t, तो स्लोप डिक्रीजिंग करेगा और स्लोप किसके बराबर आएगा यहाँ पे, तो बताओ बेटा, तो स्लोप आएगा हमारे पास माइनस ई ए अपॉन आर के बराबर। ठीक है, और इंटरसेप्ट आएगा हमारे पास लॉग ऑफ ए के बराबर। ठीक है, तो ये भी ग्राफ बनेगा, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये आपका यहाँ से जो प्रोसीड हो जाता है, हमारे पास आपका सब कुछ बन जाता है। अब हमारे पास इसके बावजूद और क्या करना है, न्यूमेरिकल यहाँ से आप नहीं करोगे क्योंकि न्यूमेरिकल आपको पता है यहाँ पे बहुत ही अजीब व गरीब आ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल को मत प्रोसीड करना। नेक्स्ट वी हैव इज़ द कोलिजन थ्योरी। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास कोलिजन थ्योरी है, जिसको गिवन किया था मैक्स टॉर्ट्स ने और विलियम टॉर्ट्स ने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हमारे पास जो पहली इक्वेशन आती है हमारे पास, उसको सिमिलर हम कर सकते हैं किसके बराबर है, इसके बराबर। इक्वेशन क्या कहती है हमारे पास, रेट इज इक्वल टू जेड ए बी, और हमारे पास यहाँ पे ई रेज पर माइनस ई ए अपॉन आर टी, और इक्वेशन सेम है हमारे पास किस तरह है की, बस फ़र्क क्या है, वहाँ पे ए था, यहाँ पे क्या आपका जेड ए बी है। ठीक है, और जेड ए बी क्या भी फ्रिक्वेंसी अपनी मॉलिक्यूल रिएक्टिंग ए एंड बी हमारे पास। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पे। अब जब कोलिजन हो रही है तो क्या वो कोलिजन इफेक्टिव है, क्वेश्चन ये राइज होता है। तो अगर इफेक्टिव कोलिजन्स है उसके लिए दो कंडीशंस हैं। इफेक्टिव कोलिजन में क्या होता है, पहले ये बता दूं कि आपके रिएक्टेंट क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसके दो रीज़न भी, नंबर वन बेटा हमारे पास देयर मस्ट बी ओवरकम्ड एनर्जी बैरियर। अच्छा, वो कैसे ख़त्म होगा, तो एनर्जी बैरियर के लिए जो एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है दैट मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरा, देयर मस्ट बी ओवरकम्ड ओरिएंटेशन बैरियर। अच्छा, ओरिएंटेशन बैरियर क्या होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए। ठीक है, अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हुई, इम्प्रॉपर हो गई, तो हमारे पास इनफेक्टिव कोलिजन मतलब प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आपका रहा भाई ओरिएंटेशन पर्पज़ के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड बी टू कोलाइड एंड फॉर्म प्रोडक्ट, एंड प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द बोथ फैक्टर, दैट इज द ओरिएंटेशन फैक्टर एंड द एनर्जी फैक्टर हमारे पास। एंड द नेक्स्ट इज एनर्जी बैरियर विच मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एनर्जी ऑफ द रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो ये था आपका भाई हमारे पास आपका सिंपल सा। अब यहाँ पे याद रखना जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी वो क्या है। देखो भाई एक्टिवेशन एनर्जी का रोल क्या है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास सबसे पहले ये होती क्या, ये डिफरेंस ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टिव मॉलिक्यूल, पहली बात। ठीक है, अगर हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है तो इस समय रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता है। ठीक है, और ये कब बढ़ती है, अगर हमारे पास नेगेटिव कैटलिस्ट हो, मतलब इनहिबिटर हो। पहली बात, अगर हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है हमारे पास, तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। और ये कब होगा हमारे पास, ये जब होगा जब हमारे पास पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दो केसेस हमारे पास याद रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास हैं। ठीक है भाई, अब हमारे पास ये आपको सिंपल सा याद हो गया। अगर मान लो हमारे पास आपको सिंपल बता दूं, हाँ अगर हमारे पास रेट ऑफ इंक्रीज कर तो हमारे पास रिएक्शन की होती है भाई, वो होती है फास्ट, होती है। और रिएक्शन हमारे पास अगर ये कैटलिस्ट नेगेटिव रिएक्शन होती है स्लो होती है। सिंपल सा तरीका यहाँ पे बता दो, अगर मान लो ये रिएक्शन हमारे पास है, इसमें दो एनर्जी बैरियर है, एक एनर्जी बैरियर ऐसे हमारे पास मान के चलो और एक मान के चलो। तो अब अगर मैं यहाँ से प्रोसीड करूँ तो ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास एक है, ये दूसरी है, और ये मान लो ए है, ये बी है। तो बताओ रिएक्शन ए की होगी, तो ए हमारे पास फास्ट होगी जिसका बैरियर कम है। बी हमारे पास क्या होगी, बी हमारे पास स्लो होगी, क्योंकि स्लो में क्या लगा, नेगेटिव कैटलिस्ट लगा है।
ठीक है, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट लगा हमारे पास। ये आपको सिंपल सा तरीका यहाँ पे बता दूँ। तो ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको इतना सा क्लियर है क्या रखना है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, हमारे पास इसके बाद आती है कुछ अच्छी एक बात याद रखना, जब हमारे पास हमने कोलिजन थ्योरी पढ़ी है उसमें जो मॉलिक्यूल है मैज्यूम किएंगे हार्ड स्फीयर्स, तो हार्ड स्फीयर्स हैं। बट अगर मान लो कोई और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट हुआ तो ये थ्योरी आपके काम की नहीं है। अब आती है स्टेट ट्रांजिशन थ्योरी। अब आती है स्टेट ट्रांजिशन थ्योरी, इसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी बोलो, स्टेट ट्रांजिशन बोलो, ठीक है भाई। तो अब आती है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या फिर स्टेट ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है। तो बेटा पसीने से बुरी हालत होती है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे TST। अब तो स्पेल भी बोल रहे हैं साथ साथ में। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, so giving one lecture in one shot is very typical, very hectic, and even right now I am forgetting spells, ठीक है। तो ऊपर से पसीना इतना है, गर्मी का मौसम है और AC और पक्का तो बंद करना पड़ता है तभी ताकि जो लेक्चर कार्ड होता है। सो अभी ये क्या कहती है भाई, देखो ये क्या कहती है, अगर मान लो इसको सिंप्लीफाई करो मैं यहाँ पे, बहुत सिंप्लीफाई करो मैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। सबसे पहले यू नो दैट रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, ठीक है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। इसको दिखाते हैं ड्रैगर है एक साइन से, और तब जाके क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, तब जाके क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, ठीक है बेटा। अब इसकी इक्वेशन क्या आएगी, तो याद रखना यहाँ पे K इज इक्वल टू KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमारे पास, मल्टीप्लाई बाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर अपॉन H प्लैंक्स कांस्टेंट और K ड्रैगर यहाँ पे क्या बेटा, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट between reactant and activated complex। ये लो बेटा, डन, ठीक है। और इसी के ड्रैगर की अगर मैं बात करूं, दिस इज इक्वल टू E रेज बार माइनस डेल्टा G ड्रैगर RT। तो बताओ क्वेश्चन क्या बनेगी, K इज इक्वल टू KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर H, और यहाँ पे आएगा E रेज बार डेल्टा G ड्रैगर अपॉन RT, ठीक है बेटा। अब यू नो दैट डेल्टा G क्या है, यहाँ पे डेल्टा G ड्रैगर क्या बेटा, तो ये भी हमारे पास फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यू नो दैट डेल्टा G ड्रैगर इज इक्वल टू डेल्टा H ड्रैगर माइनस T डेल्टा S ड्रैगर। तो बस इक्वेशन को फिर चेंज करते हैं, तो अगर चेंज करें तो दोबारा क्या बनेगा, तो दैट इज इक्वल टू K इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास KB इंटू T बटा H, ठीक है, E के रेज पार, E रेज पार क्या भी बेटा डेल्टा H हमारे पास, ठीक है, माइनस डेल्टा H ड्रैगर और RT, E के रेज पार डेल्टा S ड्रैगर और हमारे पास बेटा यहाँ पे R खाली, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन हमारे पास, फाइनली ये इक्वेशन प्रोसीड करती है हमारे पास, ये इक्वेशन हमारे पास बनती है हमारे पास, ठीक है। तो याद रखना, अब इसको थोड़ा कंपेयर करें तो बेटा ये हमारे पास एरिनस इक्वेशन का वैल्यू जो हमारे पास है, ठीक है, उसके प्रोसीड भी करता है, उसके साथ प्रोसीड भी वो मैच भी करता है। देखो अगर मैं थोड़ा सा इसको प्रोसीड करूँ तो ये मैच करता है, कहीं ना कहीं इसको मैच कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि एरिनस इक्वेशन के साथ भी मैच करता है हमारे पास, और साथ में करता है मैच के साथ यहाँ पे ये करता है ट्रांजिशन स्टेट के साथ भी मैच करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है यहाँ पे, जब मैंने पूरी क्वेश्चन कर दी, हमारे पास पूरा क्वेश्चन हो गया, हमारे पास पूरा क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है, तो भाई हमारे पास ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये थी भाई ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देंगे, बस एक क्वेश्चन याद रख लो, कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएंगी, सीधा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बैठा देना। अब बताए नेक्स्ट हमारे पास काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट आते हैं। बेटा जहाँ तक सवाल है काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट का, पहले होता क्या ये देखो, काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट हमारे पास एक काइनेटिक इफेक्ट है, और जो एरिनस इक्वेशन थी हमारे पास वो एक थर्मोडाइनमिक इफेक्ट है। अब ये क्या बताता है, ये बताता है चेंज
ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसका प्रेजेंस पे यहाँ पे, एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन है भाई, कोई भी सॉल्ट है ना, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कोई भी सॉल्ट, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, एमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, एमोनियम नाइट्रेट हो गया, ये कुछ सॉल्ट हमारे इनर्ट सॉल्ट दैट इफेक्ट्स, जो किसको इफेक्ट करेंगे, इफेक्ट करेंगे आयनिक स्ट्रेंथ को, दैट इफेक्ट्स आयनिक स्ट्रेंथ, जिसको हम नोट करते हैं म्यू से, आयनिक स्ट्रेंथ किसकी भाई, ऑफ मीडियम। ये लो भाई, ये हो गया आपका काइनेटिक इफेक्ट, और ये प्राइमरी काइनेटिक इफेक्ट है भाई हमारे पास। इसको हम एक इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। इक्वेशन का नाम है डी बाय हक्कल ब्रोनस्टेड इक्वेशन। इक्वेशन क्या हमारे पास यहाँ पे, लॉग ऑफ के, रेट कांस्टेंट का के इज इक्वल टू लॉग ऑफ के नॉट, ये के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और ये के एट 0 केल्विन पे, ठीक है भाई, प्लस 1.02 जेड ए मल्टीप्लाई बाई जेड बी। जेड ए हमारे पास एक आपका आयनिक चार्ज और दूसरे एटम का आयनिक चार्ज, और रूट ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, म्यू आएगा। म्यू मतलब आयनिक स्ट्रेंथ होगा यहाँ पे, ठीक है भाई। और ये आपको हो गया, इसमें से ये क्या भाई यहाँ पे याद रखना, दिस इज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T, ये भी रेट कांस्टेंट एट 0 केल्विन, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास चार्ज ऑफ A एंड P आइंस, और ये भी हमारे पास क्या, ये हमारे पास आपका आयनिक स्ट्रेंथ है, ठीक है। म्यू हमारे पास क्या यहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये पहले की, अच्छा आयनिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू 1/2 ऑफ समीशन ऑफ C1 और Z1 का स्क्वायर। हमने पढ़ा है कहाँ पे, कि पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है मैंने, आयनिक स्ट्रेंथ के बारे में बताया हुआ, ठीक है। ये यहाँ से निकालते हैं। अच्छा यहाँ से केसेस क्या बनते हैं, देखो यहाँ पे 3 केसेस आपको याद रखने हैं। पहला केस, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल नंबर 1, मैंने यहाँ पे लिया आयरन, फेरिक आयन लिया, इसको रिएक्ट किया हमारे पास थायोसाइनेट आयन से SCN, और ये बना रहे कॉम्प्लेक्स बना रहा हमारे पास, कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारे पास Fe, ठीक है, SCN, इसका +3 चार्ज, इसका -1 चार्ज, टोटल चार्ज आएगा भाई यहाँ पे बेटा कितना हमारे पास, +2 चार्ज बाहर आया। अब यहाँ से एक आयन है जिसका चार्ज है हमारे पास +3, इसको रखा ZA, एक आयन है जिसका चार्ज हमारे पास है आपका ZB, उसका चार्ज है -1, तो टोटल चार्ज जो आएगा ZA मल्टीप्लाई बाई ZB इज इक्वल टू +3 मल्टीप्लाई बाई +1 इज इक्वल टू -3 चार्ज है, तो नेगेटिव आया। तो अगर ZA और ZB लेस देन 0 आए, नेगेटिव आए, अगर नेगेटिव आए, तो इस केस में अगर हम ऐड करेंगे, इस केस में अगर हम ऐड करेंगे इनर्ट सॉल्ट ऐड किया, मतलब हमने ऐड किया क्या, पोटेशियम नाइट्रेट ऐड किया, तो बताओ रेट क्या होगा। तो इस केस में नेगेटिव के केस में जब नेगेटिव इम्पैक्ट आए तो उस केस में क्या होगा भी, उस केस में रेट हमारे पास रिएक्शन का डिक्रीज करेगा। पहला केस, ठीक है, केस नंबर 1। तो केस नंबर 2 फिर क्या होगा, अगर हमारे पास ये पॉजिटिव आए, मतलब हमारे पास ZA प्रोडक्ट ऑफ ZB ग्रेटर देन 0 हो, और इसमें हम ऐड करें इनर्ट सॉल्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। और अगर ये 0 आए, मतलब हमारे पास कोई भी चार्ज ना हो, नो चार्ज हो, न्यूट्रल हो, हमारे पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस हो हमारे पास, उस केस में क्या होगा, इसमें अगर हम ऐड करें तो इसके ऊपर कोई भी नहीं होगा, नॉट इफेक्टेड, नो इफेक्ट, या ठीक है, नो इफेक्ट या इफेक्ट कुछ भी है। अब जैसे मान लो ये पॉजिटिव वाला केस बता देता हूँ आपको,
तो पॉजिटिव वाला केस क्या होगा यहाँ पे, देखो पॉजिटिव केस में एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कोई पॉजिटिव केसेस की बात करते हैं, ठीक है। तो याद रखना भाई, यहाँ पे हमने नेगेटिव केस की बात की, तो उसके बाद पॉजिटिव केस की बात की, तो यहाँ पे ये 3 केसेस याद रखना। यहाँ पे पहला केस अगर नेगेटिव आ जाए हमारे पास, तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा। नेगेटिव कैसे आया हमारे पास, यहाँ पे देखो बेटा हमने +2 को मल्टीप्लाई किया +1 से, हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट आया हमारे पास। अब यहाँ पे पॉजिटिव केस हमारे पास थे, तो पॉजिटिव केसेस में हमारे पास क्या हो गया बेटा, यहाँ पे कि अगर हमारे पास निकल टू पॉजिटिव इसको मल्टीप्लाई किया निकल टू पॉजिटिव से, हमारे पास +4 हो गया। +4 केस में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा हमारे पास। और अगर हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड हमारे पास है, जैसे एसीटोन है हमारे पास, आयोडीन हमारे पास, तो ये प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास यहाँ पे P। इसमें कोई भी सॉल्ट इफेक्ट होगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमारे पास है ही नहीं है, जिससे हमारे पास ये थर्ड केस। तो भाई ये फर्स्ट केस का एग्जाम्पल, ठीक है, ये सेकेंड का केस का एग्जाम्पल, और ये थर्ड केस का एग्जाम्पल जिसमें नो इफेक्ट आता है। दिस इज काइनेटिक इफेक्ट ऑफ द सॉल्ट। अब सेकेंडरी इफेक्ट क्या होता है, यहीं पे याद रखना सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट क्या होता है। सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट क्या होता है, छोटा सा ये यहाँ पे सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं जितना प्राइमरी होता है हमारे पास। सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट इज caused by specific ion and what we can say reactant interaction। मतलब सॉल्वेशन होगी, आयन पेयरिंग होगी, ठीक है, और इसमें कोई भी ऐसा आयनिक स्ट्रेंथ की बात नहीं की जाती, ठीक है। यहाँ पे हो गया सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट हमारे पास, ठीक है। अब बेटा काइनेटिक इफेक्ट की बात मैं करूँ तो लेट्स से मेरे पास एक सिंपल सा आपको यहाँ पे बता दूँ। अगर मान के चलते हैं हमारे पास आपको एक इक्वेशन दी है, log of k इज इक्वल टू log of k नॉट प्लस हमारे पास 1.02 ZA मल्टीप्लाई बाई ZB और आयनिक स्ट्रेंथ का रूट। आपको स्लोप बताना है, ठीक है, स्लोप बताना है। हमारे पास 2 आयन्स है, एक है ZA हमारे पास +2 और हमारे पास है ZB इज इक्वल टू +1 है। आपको स्लोप बताना है। स्लोप किसका बताना बेटा, आपको log k वर्सेस आयनिक स्ट्रेंथ का स्लोप बताना है। ये क्या होगा तो बता देते हैं आपको। तो आपको इक्वेशन यूज़ करना है ये वाला। अब खाली स्लोप पूछा है, तो पहले तो आपको स्लोप पता होना चाहिए कहाँ पे स्लोप है, स्लोप किधर है, ठीक है। स्लोप किधर है हमारे पास, स्लोप डिपेंड करता है इस चीज़ पे, ये बेटा स्लोप है। अब ये बोलोगे सर ये स्लोप कैसे है, क्योंकि हमने पढ़ा y इज इक्वल टू mx प्लस सी पढ़ा हुआ है। इस केस में बेटा m क्या होता है बेटा, स्लोप होता है। अगर मैं यहाँ पे बता दूँ, इक्वेशन को बता दूँ, तो देखो बेटा यहाँ पे y क्या है, y हमारे पास log k है। अच्छा बेटा स्लोप क्या है, तो स्लोप इंक्रीजिंग में है, यहाँ पे ये स्लोप हो गया बेटा। यहाँ पे किसके बराबर आया भाई, स्लोप इज इक्वल टू 1.02। अच्छा उसके बाद आएगा ZA मल्टीप्लाई बाई ZB और रूट ऑफ u के बराबर, और हमारे पास इंटरसेप्ट यहाँ पे बेटा क्या है, log k नॉट है, उसको छोड़ दो। यहाँ पे हमें स्लोप बताना, स्लोप क्या होगा बेटा, यहाँ पे अगर एक ZA एक ZB है तो क्या होगा, देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू, तो भाई ZA मल्टीप्लाई बाई ZB इंटू 1.02। दिस इज इक्वल टू व्हाट इज ZA, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू 1.02। दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1.02 दैट इज इक्वल टू 2.04। ये आएगा बेटा स्लोप हमारे पास आंसर, ठीक है, डन यहाँ पे। तो इसमें एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, सेम हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, स्पीड अप होगा। अगर ऑपोजिट चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव हैं अगर हमारे पास, तो क्या अगर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। और अगर हमारे पास न्यूट्रल केस है तो उसमें क्या होगा, उसमें नो इफेक्ट होगा भाई, यहाँ पे नो इफेक्ट होगा, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे तेज सा बता रहा हूँ, ठीक है भाई, डन। तो ये हो गया भाई केमिकल काइनेटिक्स का एक सिंपल सा चैप्टर जिसको मैंने कंपाइल किया 1 आवर एंड 10 मिनट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो इसका सेकंड एस्पेक्ट जो है कैटालिसिस का या फिर फोटोकेमिस्ट्री को, उसका सेपरेट लेक्चर आपको मिल जाएगा।